नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वितान भाग 2 के प्रथम पार्ट सिल्वर वेडिंग कहानी के दूसरे वीडियो में इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इन बिंदुओं पर चर्चा सुनने के पश्चात, इन बिंदुओं को समझने के पश्चात इस कहानी से पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में संक्षेप में। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई कई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। और यह वाक्य कहीं न कहीं यशोधर बाबू के बच्चों के बारे में कहा गया है। जो हुआ होगा और somehow improper, ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार लेने का भाव है, तो somehow improper में अनिर्णय की स्थिति भी है। यह दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि यशोधर बाबू के मन में जो द्वंद्व चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा कारण यह भी है कि यशोधर बाबू नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालना नहीं चाहते। यह अलग बात है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वह अनिर्णय की स्थिति में है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं somehow improper यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू और इनके चरित्र की विशेषताओं को हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम इनकी विशेषता है कर्मठ और परिश्रमी, जो कि कहानी के शुरू होने पर ही हमें पता लग जाता है। कहानी में पात्रों के क्रियाकलापों, पात्रों के चिंतन के द्वारा ही हम उनके चरित्र को समझ पाते हैं। तो उनके चरित्र के क्रियाकलापों से जो विशेषताएं निकल कर आती हैं, उनमें से पहली है कर्मठ। जैसा कि आपको पता ही है कि यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर थे, लेकिन उसके बावजूद दफ्तर में देर तक काम करते थे और वे अन्य कर्मचारियों से अधिक कार्य करते थे। संवेदनशील, यशोधर बाबू संवेदनशील भी बहुत थे। उन्हें अपने बच्चों द्वारा उचित सम्मान न देना, पत्नी का उनकी बात न मानकर बच्चों के कहे अनुसार चलना उनके मन को कसोट जाता था। वे इतने संवेदनशील थे कि इन बातों से आहत होकर वे कार्यालय के बाद अपना समय मंदिर एवं सब्जी खरीदने में बिताते थे, पर घर जल्दी वह जाना नहीं चाहते थे। परंपरावादी, यशोधर बाबू के आदर्श थे किशनदा और किशनदा परंपराओं को मानते थे, तो यशोधर बाबू भी अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों में बंधे हुए हैं। उनका वर्तमान उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता। वे भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, भक्ति, धार्मिक रीति रिवाज, रिश्तेदारी, अपनात्व, सादगी और सरलता को अपनाना चाहते हैं, लेकिन आधुनिक समाज में बदलते समीकरणों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए शायद परिवार के अन्य सदस्यों से उनका तालमेल भी नहीं बैठ पा रहा था। यशोधर बाबू पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे। यशोधर बाबू पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर मनमानी करने, जो कि उनके बच्चे कर रहे थे, उच्छृंखल होने के विरोधी थे। उन्हें यह सिल्वर जुबली मनाना, पत्नी या बेटी का आधुनिक कपड़े पहनना आपत्तिजनक लगता था। वास्तव में उनके संस्कार उन्हें पारंपरिक तरीके से
जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः वह इन संस्कारों को समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। वहीं यशोधर बाबू सामाजिक व्यक्ति भी हैं। यशोधर बाबू रिश्ते नातों वाली शांत सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं। वे अपने गांव, परिवेश, धर्म और समाज की परंपराओं को भी निभाना चाहते हैं। वे अपनी बहन व बहनोई के सुख दुख में भागीदार होना चाहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति उन यशोधर बाबू के क्रियाकलाप से ही पता लगता है कि वे धर्म के प्रति झुके हुए थे। प्रतिदिन कार्यालय के बाद वे बिरला मंदिर सत्संग के लिए जाया करते थे। इसके अलावा अपने घर पर होली गवाना, जनेऊ बदलने में कुमाऊनियों को अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला वालों को क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये सब उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की ओर झुकाव को दर्शाती है। यशोधर बाबू एक आदर्श पिता भी थे। यद्यपि यशोधर बाबू के विचार उनके बच्चों से मेल नहीं खाते थे, लेकिन यशोधर बाबू ने अपने पिता होने की सभी जिम्मेदारियों को निभाया था। यशोधर बाबू अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाते हैं। वे बच्चों की प्रगति से संतुष्ट हैं, खुश हैं, लेकिन वे इसके साथ साथ उन्हें मानवीय रिश्तों और समाज संस्कृति से जोड़ने का भी भरसक प्रयत्न करते हैं। और कोई भी आदर्श पिता होगा तो वह अपनी अगली पीढ़ी को इन बातों को सिखाना चाहेगा ही। अब आते हैं यशोधर बाबू की पत्नी के बारे में। यशोधर बाबू की पत्नी का चरित्र इस कहानी में बच्चों की ओट में छिपा हुआ है, लेकिन उनके जो बीच बीच में उनके बारे में यशोधर बाबू के जो विचार हैं, उससे यशोधर बाबू की पत्नी का चरित्र इस प्रकार से उभर कर आता है और पता लगता है कि वे आधुनिकता की पक्षधर थी। उन्होंने अपने रहने का ढंग आधुनिक समय के अनुसार बदल लिया था। बालों में खिजाव लगाना, आधुनिक वेशभूषा एवं आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी। सबसे बड़ी बात, वह परिवर्तनशील थी। यद्यपि वे यशोधर बाबू की ही पीढ़ी की थी, लेकिन स्वभाव से परिवर्तन को स्वीकार करने के गुण के कारण ही उन्होंने बच्चों के आधुनिक तौर तरीकों को अपना लिया था। स्वतंत्र रूप से जीने की पक्षधर थी और इसके पीछे कारण यह है कि यशोधर बाबू की पत्नी को विवाह के बाद के शुरुआती वर्षों में छोटे से घर में संयुक्त परिवार में रहना पड़ा था। संयुक्त परिवार में हुए तनाव और पति का साथ न मिल पाने की कसक का परिणाम यह रहा कि यशोधर बाबू की पत्नी स्वतंत्र रूप से जीने की पक्षधर बन गई थी। यशोधर बाबू की पत्नी बच्चों के प्रति मोहांध भी थी। यशोधर जी की पत्नी बच्चों के मोह में अपनी पति की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें अपने बच्चों की हर बात सही लगती थी और उन्होंने अपने जीवन जीने का ढंग भी अपने बच्चों के कहे अनुसार पूर्ण परिवर्तित कर लिया था। आगे हम देखते हैं यशोधर बाबू के बच्चे, जो कि इस कहानी के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके प्रति यशोधर बाबू का द्वंद्व चल रहा है, यानी आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व। ये आधुनिक पीढ़ी कैसी है, इसका अगर हम समेकित चरित्र चित्रण करें तो उसके चरित्र की, उस पीढ़ी के चरित्र की ये विशेषताएं उभर कर आती हैं। आधुनिक यशोधर बाबू के बच्चे आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आधुनिक दौर की जीवन शैली को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं और अपने पिता के विचारों को दकियानुसी और पिछड़ा मानते हैं। व्यावहारिक भी हैं। यशोधर बाबू के बच्चे आदर्शों में नहीं, व्यावहारिकता में विश्वास रखते हैं। वे अपने माता पिता की विवाह की 25वीं वर्षगांठ में बॉस और ऑफिस के लोगों को बुलाकर पार्टी का आयोजन करके उस अवसर को अपने लाभ के लिए भुनाना चाहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए
तो आज आधुनिक पीढ़ी प्रैक्टिकल है। यशोधर बाबू के बच्चे जो आधुनिक पीढ़ी के हैं, उनमें अपने बड़ों के प्रति आदर का भाव नहीं है। अपने पिता से किसी भी बात में वे कोई सलाह नहीं लेते। उनके अनुसार उनसे तो तब पूछा जाए जब उन्हें कुछ पता हो। रोजमर्रा के कार्य को अपने पिता को करते देखकर भी उन्हें कोई ग्लानि नहीं होती। झूठ से भी वह यह नहीं कहते कि पिताजी आप रहने दीजिए, मैं यह कार्य कर देता हूँ। अगर उनके बच्चे अपने पैसों से घर का कोई सामान खरीद कर ले भी आते तो उस पर ऐसे धौंस जमाते जैसे उनके पिता का उस पर कोई हक ना हो। अपने पिता को बार बार पुरातन पंथी और दकियानूसी साबित करने में लगे रहते हैं। तरक्की पसंद है। यशोधर बाबू के सभी बच्चे प्रगति की अंधी दौड़ में शामिल हैं। उनके लिए भौतिक सुख सर्वोपरि है। व्यक्तिगत लाभ के अनुरूप रिश्तों का निर्वहन। यशोधर बाबू के बच्चे उन्हीं रिश्तों का निर्वहन करते हैं जिससे कोई लाभ हो। उनके बच्चे रिश्तों का मूल्य व्यक्तिगत लाभ के संदर्भ में तय करते हैं। वे अपनी सगी बुआ को पैसा भेजने को नहीं तैयार हैं, लेकिन अपने माता पिता के सिल्वर वेडिंग के अवसर पर दूर के भांजे को बुलाना नहीं भूलते, क्योंकि वह दूर का भांजा उनके लिए कहीं न कहीं व्यावसायिक रूप से लाभदायक होगा। अब आते हैं इस कहानी में की पृष्ठभूमि में यशोधर बाबू के साथ साथ चल रहे एक महत्वपूर्ण पात्र के बारे में, जो कि हैं किशन दा। उनका असली नाम था कृष्णानंद। यशोधर बाबू पर किशन दा का पूर्ण प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने यशोधर बाबू को कठिन समय में सहारा दिया था। उन्हें दिल्ली में रहने और बाद में नौकरी की व्यवस्था भी किशन दा ने ही की थी। यशोधर भी उनकी हर बात का अनुकरण करते थे। यशोधर बाबू के निम्नलिखित क्रियाओं से उन पर किशन दा के द्वारा सिखाए गए जीवन मूल्यों का प्रभाव स्पष्ट होता है। कार्यालय में समय का पाबंद होना हो तो यह किशन दा का प्रभाव था। सहयोगियों के साथ व्यवहार कैसा करना है, यह वे किशन दा के ही बताई सीख के अनुरूप करते थे। सुबह की सैर, शाम को मंदिर जाना, पहनने ओढ़ने का तरीका, इन सब पर यशोधर बाबू के विचारों में किशन दा का ही प्रभाव था। किराए के मकान में रहना, रिटायरमेंट के बाद दिल्ली छोड़कर गांव चले जाने की बात, या फिर सामाजिकता को निभाना, यशोधर बाबू के हर क्रियाकलाप पर किशन दा का प्रभाव था। वे उनके व्यक्तित्व से इतने अधिक प्रभावित थे कि सुबह से लेकर रात तक उनके प्रत्येक क्रियाकलाप में किशन दा की झलक मिलती थी। अब इस पाठ में, इस कहानी में एक वाक्य आया है, जो हुआ होगा, जो कि मैंने पहले भी बताया कि इस कहानी के बीज वाक्यों में से एक वाक्य है। इस वाक्य का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहला, जब यशोधर किशन दा के किसी बिरादर यानी कि उनके किसी भाई से, रिश्तेदार से उनकी मौत का कारण पूछते हैं, तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किशन दा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा किसी में नहीं थी। तो जो हुआ होगा कि जो छवि हमारे मन में उभरती है, तो वह यही छवि कि किसी को यह इच्छा नहीं है, किसी को इसमें रुचि नहीं है कि किशन दा की मृत्यु कैसे हुई। दूसरी बार यह वाक्य तब आता है जब यशोधर ध्यान करते समय किशन दा का साक्षात्कार करते हैं। तो किशन दा की आवाज के रूप में यशोधर की अंतरात्मा उन्हें इस वाक्य का अर्थ समझाती है कि जो हुआ होगा अपनों से मिली उपेक्षा है।
कि जीवन के अंतिम समय में सबकी मृत्यु जो हुआ होगा से ही होती है। तो इन दोनों स्थितियों से हम यह कह सकते हैं कि जो हुआ होगा के द्वारा यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, जिसे इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर पंत स्वीकारने में हिचकिचाते से प्रतीत होते हैं और शायद इसीलिए नव परिवर्तन को वे स्वीकार भी नहीं कर पाते। Somehow improper, यह इस कहानी का मुख्य बीज वाक्य है और कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक यशोधर बाबू उन सभी संदर्भों में इस वाक्य का प्रयोग करते हैं जो उन्हें अनुचित लगता है। वे इस वाक्य का प्रयोग तब करते हैं जब उन्हें अधीनस्थ नवयुवक कर्मचारियों की वेशभूषा नहीं भाती, जब उनके साधारण से पुत्र को असाधारण वेतन मिलता है। उन्हें स्कूटर की सवारी भी समहाउ इम्प्रॉपर ही लगती है, इसीलिए वे अभी तक साइकिल से चलते हैं। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग की पार्टी में सम्मिलित होना, दुख के समय रिश्तेदारों की उपेक्षा करना उन्हें इम्प्रॉपर लगता है। पत्नी एवं बेटी के आधुनिक पहनावे पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर। इन संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कहानी की जो मूल संवेदना है वह है पीढ़ी अंतराल, एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से वैचारिक मतभेद। मनोहर श्याम जोशी जी ने इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के मन में चल रहे द्वंद्व के द्वारा पीढ़ी अंतराल के कारण जीवन मूल्यों में हो रहे टकराव को दर्शाया है। इस कहानी में यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतीक हैं, जो कि आधुनिकता के दौर में भी परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। यशोधर बाबू अपनी पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में उभरे हैं, जो अपने बुजुर्गों से मिले संस्कारों और सिद्धांतों को बचा कर रखना चाहते हैं। यशोधर बाबू की पीढ़ी प्रगति का विरोध नहीं करती, लेकिन प्रगति की अंधी दौड़ में जीवन के विभिन्न मूल्यों को पीछे छोड़ना भी स्वीकार नहीं कर पाती। इसीलिए कई विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न आता है कि यशोधर बाबू जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जो आधुनिकता को पसंद नहीं करते, परंतु वे स्वयं तो जब ड्रेसिंग ऊनी गाउन मिलता है तो खुश होते हैं, या वे जब मेहमानों से मिलते हैं तो आधुनिक तौर तरीकों से मिलते हैं, तो वे ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके पीछे कारण यही है कि वे प्रगति का विरोध नहीं करते, लेकिन इस प्रगति के कारण अगर जीवन के मूल्य खो जाएं तो वह उन्हें पसंद नहीं है। और उनके बच्चे यही कर रहे थे, जो कि आधुनिक पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। और ये रिश्ते नातों और परंपराओं की उपेक्षा करते हुए प्रगति की दौड़ में, अंधी दौड़ में शामिल हैं। उनके लिए उनके पिताजी की पीढ़ी दकियानूसी और पुरातनपंथी है। तो इस कहानी में दो पीढ़ियों के बीच अंतराल को यशोधर बाबू के मन में चल रहे द्वंद्व के द्वारा उभारा गया है, और यही द्वंद्व इस कहानी की मूल संवेदना है। आशा है कि आपको यह पाठ अब और अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और अब आप इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।